हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्य खंड के 6 चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, जो कि लिया गया है कामायनी से। इस चैप्टर के कंप्लीट टॉपिक को, इस चैप्टर से आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इससे जो सारांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो एक ऐसा चैप्टर है ये कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से सावधानी से समझना पड़ेगा, अदरवाइज इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छूट भी सकते हैं। तो ठीक है, 100% कंसंट्रेशन के साथ, पेशेंस के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से जरूर देखना। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रस्तुत गीत तुमुल कोलाहल कलह में किसने गाया है। तो देखो, ये जो कामायनी से ये चैप्टर लिया गया है, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन, ये जो लाइन है, ये लाइन एक गीत भी है और इस गीत को गाया गया था आशा भोसले के द्वारा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता की रचयिता कौन है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद काल के कवि हैं। अब छायावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी को हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद काल के कवि हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो देखो, झरना, आंसू और कामायनी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया था। जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता थे, लेकिन देवदासी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आंसू के रचयिता कौन है, या फिर झरना की रचयिता कौन है, और या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कामायनी की रचयिता कौन है। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो इंदु का प्रकाशन सर्वप्रथम अंबिका प्रसाद ने स्टार्ट किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति कौन सी है। तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की पहली कृति थी जो इन्होंने प्रकाशित की थी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है। तो कामायनी, ये जो कृति है, ये जो रचे गए हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ये एक प्रबंध काव्य है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है। तो देखो, सजल जलजात ये जो है, ये है रूपक अलंकार। अब अलंकार क्या होता है, देखो यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे रूपक, दूपक, देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे भी आपके 12th के सिलेबस में आपको अलंकार पढ़ना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दूपक अलंकार कुछ नहीं होता। आपने रूपक पढ़ा होगा, श्लेष पढ़ा होगा, अनुप्रास पढ़ा होगा, शक्ति पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, दूपक, ये सारे कुछ अलंकार नहीं होते। और ऐसे भी आपको अलंकार 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कविवर हैं वो छायावाद के कवि हैं, लेकिन छायावाद की विशेषता क्या होती है, अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो देखो, छायावाद की जो रचनाएं होती है वो रहस्यात्मक होती है, यानी कि उसमें रहस्य छिपा होता है, दार्शनिक होती है और लाक्षणिक होती है। लेकिन छायावाद की विशेषता बुद्धिवादिता नहीं है, इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अब 12 नंबर क्वेश्चन है, चेतना थक सो रही है उस समय श्रद्धा अपने को क्या बताती है। देखो, ये तो हम वैसे सारांश में कवर करेंगे, ये जब हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जान लो, चेतना थक सो रही है उस समय श्रद्धा अपने को मलय की बात बताती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो देखो, मनुष्य का जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है और वो कभी नहीं थकता, लेकिन मन की चंचलता के कारण जो मनुष्य का शरीर है वो थक जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा कि मनुष्य का शरीर मन की चंचलता से थक जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। कविवर का जन्म हुआ था 1889 में, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
फिर अब लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चातकी किसके लिए तरसती है। तो देखो, चातकी एक पक्षी होती है, एक बर्ड होता है, और ये जो पक्षी होती है ये स्वाति की पहली बूंद को ही पीती है, और ये मतलब प्यासी रहती है। और जब स्वाति की पहली बूंद यानी कि पानी जब पड़ता है तो उस टाइम उसकी पहली बूंद को ये पीती है। और इसे आपने देखा नहीं है तो मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसके बारे में पता चल जाएगा। तो चातकी किसके लिए तरसती है, ये एक छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। जब स्वाति का यानी कि जब मानसून आता है तो जो पहला पानी नीचे बरसता है तो उस पानी को पीने के लिए ये तरसती है, और सिर्फ उसी पानी को ये पीती है। यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको इसका फोटो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में छप जाए, ताकि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कभी भी भूल ना पाओ और आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू वन एंड ओनली चातकी। ये आप देख सकते हो, ये चातकी है जो कि मानसून के जब पानी बरसती है तो पहली बूंद को पीने के लिए ये तरसती है। ठीक है, तो आपको इजीली पता चल चुका होगा और आपको इमेज के फॉर्म में पता चल चुका होगा कि चातकी किस तरह का दिखती है। ठीक है, ये मैंने इसे क्रोम से डाउनलोड किया, ऐसा नहीं है कि ये मेरे बगीचे में आई थी, ऐसा नहीं है, इसे मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया था। आप दिमाग में सेट कर लो, ये है चातकी पक्षी, और ये जो पक्षी है ये मानसून की जब बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद को ये पीती है और इसके लिए ये तरसती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं सारे सारांश को, और इसके बाद हम कवर करेंगे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो देखो, अब हम इस चैप्टर के सारांश को कवर करने वाले हैं और इसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप इसे समझ नहीं पाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, यानी कि तब आप इस चैप्टर के सारांश को अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, तुमुल कुलाह कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये जो कविता है, ये कविता ली गई है कामायनी के निर्वेद सर्ग से, और इस कविता के रचयिता कौन है, इस कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में पहले ही बता दिया कि जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावादी कवि है, और छायावादी कवि की क्या क्या विशेषता होती है इसे हमने ऑब्जेक्टिव में ही कवर कर लिया। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो चुका होगा कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, वे छायावादी कवि हैं, और ये कविता कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। ठीक है, फिर देखो, इस चैप्टर में आपको 3 पात्र देखने को मिलेंगे। पहली होगी ईड़ा, दूसरी होगी मनु, और तीसरी होगी श्रद्धा। अब ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, जो ईड़ा है वो है बुद्धि का प्रतीक, और जो मनु है वो है मन का प्रतीक, और जो श्रद्धा है वो है हृदय का प्रतीक। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। तो देखो, ईड़ा की प्रजा और मनु के बीच युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच कलह हुआ, सब जगह शांति छा गई और शोक छा गया। इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो सब जगह शांति और शोक छा गया। ईड़ा ने श्रद्धा को आश्रय दिया। मूर्छित मनु को देख श्रद्धा जो है वो द्रवित हो उठी, और जब मनु जो है वो मूर्छित हो गए, वे बेहोश हो गए, तो उसे देखकर जो श्रद्धा थी यानी कि जो हमारा हृदय था, जो हृदय थी वो द्रवित हो उठती है। श्रद्धा और मनु का मधुर मिलन होता है। श्रद्धा भावनाओं के कोलाहल में शांति की दूतनी है, यानी कि ये जो भावनाओं का कोलाहल था इसमें जो श्रद्धा है वो शांति की दूतनी है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, यानी कि वो दिल का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पता चल चुका होगा। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और मनु जो है वो मन का प्रतीक है। और विचारों की उथल पुथल में हृदय की बात श्रेष्ठ है। तो आपने जो लाइन देखा, आपने जो चैप्टर का नाम देखा, तुमुल कोलाहल कलह, इसका मतलब ये हुआ कि विचारों की उथल पुथल में। तो अगर मैंने आपको बताया था कि आशा भोसले ने इस गाना को गाया था कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन, इसका मतलब ये हुआ कि विचारों की उथल पुथल में हृदय की बात श्रेष्ठ है, हमें हृदय की बात सुननी चाहिए। ठीक है, क्लियरली पता चल चुका होगा कि आपका ये टाइटल जो है कि कविता का ये टाइटल क्यों था। इसका मतलब ये है कि विचारों की उथल पुथल में, इसके विचारों की कलह में जो हृदय की बात है वो श्रेष्ठ होती है। मनुष्य जो है वो व्याकुल होकर आराम खोजता है, पुरुष नारी की शरणस्थली खोजता है, नारी की गोद में पुरुष की चंचलता शांत हो जाती है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि जो मन होता है वो चंचल होता है, लेकिन जो शरीर है वो थक जाता है। श्रद्धा मनु को विश्राम और चैन देती है, वो मलयानिल की हवा जैसी है। मन बड़ा चंचल है, वो थकता नहीं है, हाँ मन से जुड़ा शरीर थक जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया सारांश में नहीं, ऑब्जेक्टिव में बता दिया था। श्रद्धा जीवन की घाटियों में जलयुक्त बरसात है, एक एक बूंद पानी के लिए सभी तरसते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी होती है, कौन सी पक्षी होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इमेज फॉर्म में भी कवर करवा दिया। तो वो भी बूंद पानी के लिए तरसती है, जब मानसून आता है तभी वो उसकी पहली बूंद को पीती है। दुनिया जो है वो जेठ की प्रचंड दोपहरी है। आपको पता होगा जेठ में बहुत ही ज़्यादा धूप होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो दुनिया है वो जेठ की प्रचंड दोपहरी है, लेकिन जो हृदय है, जो श्रद्धा है, वो ठंडक देती है। इसलिए
हमें हृदय की बात, हमें श्रद्धा की बात माननी चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर का टाइटल था तुमुल कुलाह कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यानी कि विचारों की उथल पुथल में हृदय की बात श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इतना ही सारांश है और इसी सारांश को मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे सारांश को बताने का लिखा जाए, अगर आपको सारांश को आंसर करना है तो आप इसे समझ चुके हो अच्छे से, इसे आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको खुदा कॉपी यही पूरा ये आंसर करना है। अगर आप खुद से इसे पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप खुद से अपने वर्ड में भी आंसर कर सकते हो और इसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, बस आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर नहीं करोगे वहाँ पे। तो सारांश को हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सारांश को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम कवर करने वाले हैं इसकी कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हृदय की बात का क्या कार्य है। तो देखो चारों ओर यानी कि पूरी दुनिया में समस्त सृष्टि में घनघोर कोलाहल व अशांति व्याप्त है, यानी कि फैली हुई है। उस समय हृदय की बात जो होती है वो मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। किस तरह से शांति पहुंचाती है? तो जितना कोलाहल है, जितना अशांतिपूर्ण स्थितियाँ हैं, वो मन मस्तिष्क को आच्छादित कर देती है, बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है, प्रभावित कर देती है। उसकी साध विसाध विवेक की क्षमता को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर देती है। यानी कि मनुष्य के सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसे कोलाहल अशांतिपूर्ण स्थितियाँ बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर देती है। उस समय हृदय की जो बात होती है वो शांत बना देती है और हमें सही पथ को समझाती है, हमें सही राह दिखाती है। यही है हृदय की बात का कार्य। ठीक है, तो जब मनुष्य कोलाहल व अशांतिपूर्ण स्थितियाँ से मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल ही बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, तो हृदय की जो बात होती है वो इसे शांत बना देती है, वो सतपथ को समझाती है। ठीक है, ये कोमल भावनाओं का प्रतीक है और ये जो है वो कोमल भावनाओं का प्रतीक है। तो आपको पता होगा उषा की प्रातः, उषा क्या होता है? देखो जब मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग में आप देखोगे जब सूर्य की किरणें निकलती है, अपनी आभा किरणें निकालती है, तो उस टाइम वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सूर्य की किरणें निकलती है जो आपको दिखता होगा उसे हम कहते हैं उषा काल। और उषा काल में जो अंधकार होता है वो मिटने लगता है और रोशनी जो है, वो जो हमारा रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं वो बाहर निकल आती है, यानी कि अंधकार को मिटाकर उजाला आ जाता है। तो उषा की प्रातः कालीन आभा से दमकती है और समस्त कोलाहल से दूर रखती है। उसी तरीके से जो हृदय की बात होती है वो कोलाहल को मिटा देती है और आनंद को वापस ले आती है। जिस तरीके से जो सूर्य की किरणें होती है, जो उषा काल होता है, वो अंधकार को मिटाकर उजाला यानी कि रोशनी भर देती है, सेम वही कार्य हृदय की बात करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। तो देखो मैंने आपको बताया उषा क्या होता है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता में उषा काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। उषा काल अंधकार का नाश करता है। तो मैंने आपको बता ही दिया उषा काल क्या होता है। ये जो है ये स्टार्टिंग में जब सूर्य की किरण निकलती है तो उसे हम कहते हैं उषा काल, और उस टाइम जितना अंधकार फैला रहता है समस्त सृष्टि में वो अंधकार का नाश करता है। उषा काल के पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबा रहता है, ये मैंने आपको क्लियर कर लिया है। उषा काल होते ही सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी जगत में आने लगती है और सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है और जितने भी जीव जंतु होते हैं वो मॉर्निंग में अपनी गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। जगत में एक आशा और विश्वास का वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, तो उषा काल में क्या कुछ होता है और उषा का वर्णन यहाँ पे कवि ने किस लिए किया था वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चातकी किसके लिए तरसती है। तो इससे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही अच्छी तरीके से कवर करवा लिया था इमेज फॉर्म में। तो देखो चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है, यानी कि मानसून का जो पानी पड़ता है तो उसके लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ही ग्रहण करती है और ये सालों भर स्वाति के जल की ही प्रतीक्षा करती है, और जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वो जल ग्रहण करती है। ठीक है, तो चातकी क्या होता है आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और जल्द से जल्द प्रोवाइड आप सबके लिए कर पाएँ। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है बरसात की सरस कहने का क्या अभिप्राय है। तो बरसात की सरस यानी कि इसका क्या अर्थ होता है, तो हम इसे देखने वाले हैं। तो देखो बरसात जो होता है वो जलों का राजा होता है, बिल्कुल सही है। बरसात में ही चारों ओर आप देखते हो कि पानी ही पानी आपको दिखता है, वो जलों का राजा होता है। बरसात में चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, ऑब्वियस सी बात है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, बरसात में जो पेड़ पौधे होते हैं नए नए पत्ते आ जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। लोग बरसात में आनंद एवं सुख का अनुभव करते हैं, उनका जीवन सरस हो जाता है, अर्थात जीवन में खुशियाँ आ जाती है।
और खेतों में फसल भी लहराने लगते हैं बरसात के मौसम में। किसानों के लिए समय तो और भी खुशियाँ लाने वाला होता है, क्योंकि जो खेत होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, वो और लहराने लगते हैं। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने बरसात को बहुत ही सरस कहा है। ठीक है, तो बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय था, ये आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। बरसात में सभी का फायदे का सौदा होता है, यानी कि वहाँ पे जो किसान वर्ग होते हैं उन्हें भी बहुत ही खुशी मिलती है, और साथ ही साथ जितने पेड़ पौधे होते हैं वो सभी भी हरे भरे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको आज से स्पष्ट करने वाला है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको पता ही होगा, फॉर्मेट मैंने आपको लगभग हर एक वीडियो में बता दिया है। सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसकी रचयिता कौन है, और उसके बाद इस लाइन को एक्सप्लेन करोगे। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल कलह में से उद्धृत है, और ये कामायनी महाकाव्य का अंश है, जो मैंने आपको सारांश में ऑलरेडी बता दिया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिन्हें इस अभागा मानव जीवन ने झुलसा डाला है, और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भगाने का भी कोई उपाय नहीं है, ऐसे दुख से दर्द लोगों को मैं आशा रूपी वसंत की रात के समान सुख की आंचल हूँ। उनके झुलसे मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती हूँ, यानी कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें इस अभागा मानव जीवन ने झुलसा डाला है, और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भगाने का भी कोई उपाय नहीं है, इस झुलसते विश्व मन की मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दुखदर्द लोगों को मैं आशा रूपी वसंत की रात की समान सुख की आंचल हूँ, और उनके झुलसे मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती हूँ। ठीक है, तो आज से स्पष्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन को आप याद भी कर सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सजल जलजात का क्या अर्थ है। तो सजल यानी कि जल से भरा, जलजात यानी कि कमल। तो इसका अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया, जल से भरा कमल। तो देखो इसका क्या अर्थ है, हम देखने वाले हैं डिटेल में थोड़ा, ताकि हम एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ। तो सजल जलजात का अर्थ जल भरे कमल से है। मानव जीवन आंसुओं का सराबोर है, उसमें पुरातन निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। उसकी सरोवर में आशा एक ऐसा जल से पूर्ण कमल है। उसकी सरोवर में यानी कि निराशा रूपी बादलों की छाया जो पड़ी हुई है, उस सरोवर में आशा एक ऐसा जल से पूर्ण कमल है जिस पर भौरे मंडराते हैं और जो मधु से परिपूर्ण है। ठीक है, तो सजल जलजात का क्या अर्थ है ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो ये जो कविता हमने पढ़ा, इसका केंद्रीय भाव क्या था। इसका केंद्रीय भाव था कि हमें हृदय की बात माननी चाहिए। लेकिन हम एग्जाम में बस इतना ही आंसर नहीं करेंगे, बल्कि इसे और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो देखो हम किस तरह से इसे कवर करेंगे, किस तरह से हम इसे एग्जाम में आंसर करेंगे। तो संसार में कलह, प्रताड़ना, अमंगल, भाग दौड़, छल कपट आदि चारों ओर व्याप्त है। व्यक्ति उनमें फंसा छटपटा रहा है, और जो मन है वो बड़ा ही चंचल है। वह माया मोह फांस कर उसको भ्रमित करता रहता है, और उसके चारों ओर पीड़ाओं का संसार बुनता रहता है। तो देखो, जो मनुष्य का मन होता है वो बड़ा ही चंचल होता है, और इसके कारण वो मोह माया में फंस कर हमें भ्रमित करता रहता है, और इस कारण हमारे चारों ओर पीड़ाओं का संसार धीरे धीरे बुनता चला जाता है। तो ये जो स्थिति होती है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद होती है, बहुत ही अत्यंत दुखद होती है, और इसलिए कवि इससे हमें बताना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि मानव को इससे मुक्ति प्राप्त हो सके, लेकिन इसके बारे में कवि कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है। और वो क्या उपाय है, वो उपाय है कि हमें हृदय का यानी कि आत्मा का सम्मान करना चाहिए। हमें आत्मा की बातें जो है वो माननी चाहिए, और इसके अनुसार चलना ही चाहिए। जो हृदय में कहती है हमें वही करना चाहिए। ये बातें कही है किसने, ये बातें कही है कविवर ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, कि हमें चारों जो हमारे पीड़ाओं का संसार बुनता जा रहा है, मन की चंचलता जो होती है उसके कारण वो जो मोह माया में फंसती जा रही है, उससे बचने का बस एक ही उपाय है, और वो है कि हमें हृदय की बात को सुननी चाहिए, उसकी बातों के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। वह श्रद्धा को महत्व देते हैं, जो कि एक आस्थापूर्ण विश्वासमयी आस्तिक बुद्धि का प्रतीक है, और उसके आधार पर ही कल्याण संभव हो सकता है। यानी कि हृदय के महत्व देने से ही जो हमारा कल्याण है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस चैप्टर में कविवर ने बताई थी। तो इस क्वेश्चन को हमने इजीली अच्छे से कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, ये किस कारण से है, अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। तो इसके बारे में अभी तक आपको कुछ नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है विषाद और व्यथा, इसी कविता के दूसरे पद में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको उससे ज़्यादा कुछ जानना है नहीं, बस जो क्वेश्चन है आपको उसको समझते चलना है। देखो, जयशंकर प्रसाद लिखित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया गया था। अब विषाद का उल्लेख किस लिए किया गया था, तो कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध है, यानी कि ये जो कोलाहलपूर्ण स्थिति है, ये जो बहुत ही दयनीय दुखद स्थिति है, इससे क्षुब्ध है, इससे सब परेशान है।
इससे मनुष्य का मन चीर विषाद में विलीन हो जाता है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण ही जो हमारे कविवर हैं उन्होंने द्वितीय पद में विषाद का यूज किया था, इस वर्ड का यूज किया था। इसके अलावा जो हमारा मन होता है उसमें बहुत ही घुटन महसूस होने लगती है। तो अब जो व्यथा है उसका इस्तेमाल क्यों किया गया था? तो कवि ने व्यथा का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि अभी जो अंधकार रूपी मन में जो इतना अंधकार फैला हुआ है, तो उसके कारण हमारे मन में दुख का अनुभव होता है, हमारे मन में व्यथा का अनुभव होता है। तो यही दो कारण है जिसके कारण कवि ने कविता के दूसरे पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया था। विषाद का उल्लेख किस लिए किया था? तो कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध है। इसे मनुष्य का मन, इसके कारण मनुष्य का जो मन है वो चिर विषाद में विलीन हो जाता है और मन में घुटन महसूस होने लगती है। और व्यथा का उल्लेख इन्होंने किस लिए किया था? तो इतना जो अंधकार फैला हुआ है इसके कारण मनुष्य के मन में जो दुख का अनुभव होता है, इसके कारण उन्होंने व्यथा शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर कर लिए हमने। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा कीजिए। तो आप प्रैक्टिकली अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसमें मैंने क्या कुछ आंसर किया गया है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, प्रसाद जी के काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। और कवि का जो कथन है वो सही भी है। जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उब कर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतल प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। अब व्यथा का इस्तेमाल और विषाद, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को हमने अच्छे से पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। तो व्यथा एवं विषाद में स्त्री जो है वो पुरुष की सहायता करती है, इसलिए स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया और अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और अब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए